तो रुक करते हैं खबरों की ओर। संभल जिले में बीते दिनों जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर जो हिंसा हुई थी उसका मामला जो है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस हिंसा में करीब 4 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं इस हिंसा में मारे गए मृतकों के परिजनों ने मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। करीब 1.5 घंटे तक चली इस मुलाकात के दौरान पीड़ितों ने राहुल और प्रियंका से अपना दुख दर्द भी बयां किया। पीड़ितों ने इंसाफ की भी मांग की है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीड़ितों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है। इधर आजम खां की भी इस संभल मुद्दे पे एंट्री हो गई है। आपको बता दें, रामपुर के सपा जिला अध्यक्ष ने एक पत्र जारी कर उसे जेल से आजम खां का संदेश बताया है। इसमें आजम खां ने कहा है कि रामपुर की बर्बादी पर इंडिया खामोश तमाशाई बना रहा है और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने का काम करता रहा है। इंडिया ब्लॉक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, वरना मुसलमानों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दिखावे की हमदर्दी के लिए देश की दूसरी आबादी को बर्बादी नहीं किया जा सकता। आजम खान ने सपा को भी नसीहत दी है कि रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाया जाए जितना संभल का, क्योंकि रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद ही संभल में आक्रमण हुआ है। हिंसाग्रस्त संभल के लिए अब आने वाला ये 15 दिन जो है वो काफी अहम बताया जा रहा है। आगामी 15 दिन में ही जामा मस्जिद की कमीशन रिपोर्ट कोर्ट में पेश होगी, जिससे केस को नई दिशा मिल सकती है। पुलिस अब तक 39 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं बाहरी नेताओं के प्रवेश को लेकर कानून व्यवस्था भी प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। कुल मिलाकर आने वाले 15 दिन संभल के लिए अहम माने जा रहे हैं। तो रुक करते एक और बड़ी खबर की। कांग्रेस की नई कमेटियों के गठन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय सचिव और यूपी के 6 प्रभारी की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं सक्रिय नेताओं को चिन्हित कर ये रिपोर्ट मांगी गई है। नई कार्यकारिणी में अनुभवी कार्यकर्ताओं को भी स्थान दिया जाएगा। पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों के नाम पर भी विचार किया जाएगा। प्रदेश को 6 जोन में बांटकर फीडबैक लेने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी माह के अंत तक नाम चयन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी के बाद जिला शहर कमेटी का भी गठन होगा। राजेश तिवारी, सत्यनारायण पटेल, तौकीर आलम इसका फीडबैक लेंगे। वहीं प्रदीप नरवाल, नीलांश चतुर्वेदी कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया जाएगा। तो कांग्रेस के लिए ये बड़ी जानकारी। आपको हम बता दें, कांग्रेस की नई कमेटियों का गठन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय सचिव और यूपी के 6 जो प्रभारी हैं वो इसमें काम करेंगे। उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई है। वहीं नई कार्यकारिणी में अनुभवी कार्यकर्ताओं को स्थान दिए जाने की बात की जा रही है। पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों के नाम पर भी विचार किया जाएगा। वहीं प्रदेश को 6 जोन में बांटकर फीडबैक लेने का भी निर्देश दिया गया है। इसी माह के अंत तक नाम चयन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। बता दें, प्रदेश कार्यकारिणी के बाद जिला और शहर कमेटी का भी गठन होगा। राजेश तिवारी, सत्यनारायण पटेल और तौकीर आलम जो है इसका फीडबैक लेंगे। इसके साथ ही प्रदीप नरवाल, नीलांश चतुर्वेदी कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लेंगे। तो राष्ट्रीय सचिव और यूपी के 6 प्रभारी की अहम भूमिका मानी जा रही है। कांग्रेस जो है बहुत जल्दी ही अपनी प्रक्रिया जो है वो शुरू कर देगी। कमेटी गठन का ये प्रक्रिया जो है बहुत जल्दी शुरू कर दी जाएगी। इसी माह के अंत तक चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ रमन मिश्रा जुड़ चुके हैं। रमन, क्या कुछ जानकारी है? कांग्रेस जो है वो कमेटी का गठन करने वाली है, किन किन लोगों का नाम आ सकते हैं और किनको महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है? देखिए, अभी हाल में ही कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश की जो शहर, ब्लॉक और जिला कमेटी थी उसे भंग किया गया था और अब
नई कमेटियां बनाने की तैयारी है। किस तरीके से कमेटी में अच्छे लोग आए, अच्छे नेताओं को तरजीह दी जाए, इसको लेकर कांग्रेस अब प्लान कर रही है और उसने कई नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंप दी है कि वो जिले के, ब्लॉक के और शहर के नेताओं का फीडबैक लें कि कौन पार्टी के लिए कितना निष्ठावान है और कितना समर्पित नेता है, उसको उस हिसाब से पद दिया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस नई टीम में अनुभव के आधार अनुभवी लोगों को ज्यादा मौका देने की सोच रही है। जो बड़े पद पर अनुभवी लोग बैठेंगे, वहीं जो मुख्य पद होंगे उस पर युवाओं को भी तरजीह दी जा सकती है, क्योंकि युवाओं का और अनुभवी नेताओं का अगर मेल बनेगा तो कांग्रेस को उसका कहीं ना कहीं फायदा होगा, क्योंकि कुछ नेताओं के पास अनुभव है लेकिन अब कुछ नया करने का जज्बा नहीं है, वही नए लड़कों के पास जज्बा है। लेकिन उन लोगों ने कांग्रेस का उस हिसाब का सिस्टम नहीं देखा है जो 2 दशक पहले, 3 दशक पहले हुआ करता था। ऐसे में अगर दोनों का मेल होता है, समन्वय अच्छा कांग्रेस बैठा ले जाती है, तो एक अच्छी कमेटियां बनकर आएंगी। बिल्कुल रमन, अगर बात की जाए राष्ट्रीय सचिव और यूपी के 6 प्रभारी को भी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है, तो इनमें किनके नाम शामिल हैं? बिल्कुल, अभी इसी के फीडबैक के लिए अभी राजेश तिवारी, तौकीर आलम और सत्यनारायण पटेल को जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरह हर क्षेत्र के नेताओं का वो फीडबैक लें कि कौन कितना अच्छा है, कौन कितना निष्ठावान है। और ये इससे पहले भी कांग्रेस ने कई भागों में अपने संगठन को बांटा गया, जैसे अवध प्रांत, काशी प्रांत, पश्चिम प्रांत, बुंदेलखंड प्रांत। उसी तरीके से इस बार भी 6 प्रांतों में बांटने की तैयारी है और साथ में राष्ट्रीय सचिव भी जो यहाँ से जाएंगे उसको लेकर भी। और जो राष्ट्रीय सचिव और जो क्षेत्रीय जो प्रांतों के जो अध्यक्ष होंगे वो कहीं ना कहीं पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जो पूर्व विधायक रहे, पूर्व सांसद रहे, पूर्व एमएलसी रहे। यानी रमन, अगर बात की जाए, अगर यूपी में कांग्रेस की स्थिति की बात की जाए तो कांग्रेस काफी कमजोर है, क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव में भी कांग्रेस सामने नहीं आई, सपा के साथ गठबंधन होने के बावजूद भी कोई जो उनके नेता थे वो नहीं खड़े हुए, तो उस लिहाजा से ये कमेटी का जो गठन हो रहा है उसे कितना महत्वपूर्ण माना जा सकता है विधानसभा चुनाव को लेकर? क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति है वो सियासत, उत्तर प्रदेश की सियासत में किसी से छिपी नहीं है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उनके 6 सांसद जीतकर संसद पहुंचे हैं, उसके बाद में कहीं से ऐसा लग नहीं रहा कि कांग्रेस अपने आप को कमजोर मान रही है और वो दफ्तर राजनीति, दबाव की राजनीति कर रही है, बल्कि उस चुनाव की सीटों को लेकर रहा हो और चाहे और भी राज्यों में रहा हो, कांग्रेस पर ही दबाव बनाने का आरोप लगा है। और हाल ही में जिस तरीके से संसद की तस्वीरें आ रही हैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी की जोड़ी दिख रही है और कहीं ना कहीं सपा नेता इशारों में ये कहते नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी द्वारा या कांग्रेस के आला कमान नेताओं द्वारा कहीं ना कहीं पक्षपात किया जा रहा है और समाजवादी पार्टी के साथ में 2 तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस कमजोर है, कमजोर अपने आप को मान रही है, कहना कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। और इसीलिए कांग्रेस अपने आप को और ताकतवर करने के लिए, फिर से अपने अस्तित्व की को और मजबूत करने के लिए ये कमेटियां बना रही है और इसमें जिस तरीके से अच्छी कमेटी बनाएगी उसका फायदा सीधा सीधा चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा। बिल्कुल रमन, अगर बात की जाए पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों के नाम पे विचार के लिए, तो सबसे ज्यादा नाम जो है, सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है वो किसका आ रहा है सामने? बिल्कुल, इससे पहले खुद अजय राय जो थे वो पूर्वांचल क्षेत्र के प्रदेश थे, क्षेत्रीय अध्यक्ष थे। नकुल दुबे जो कि पूर्व विधायक रहे, मंत्री रहे, वो भी यहाँ के लखनऊ जो क्षेत्र था उसके अध्यक्ष थे। और इसी तरीके से कई नेता थे और फिर से जो पुराने नेता हैं उन्हें फिर से कई नेताओं को जिम्मेदारी मिल सकती है, जो बड़े नेता हैं, जो पूर्व में सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं या फिर किसी भी संवैधानिक पद पर रहे हैं, जो जिससे कि एक इस्टेब्लिश नेता जो एक दौर में रहे हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर कमान की बात की जाए, जिस तरह से कांग्रेस की कमान अभी कुछ दिन पहले जो प्रियंका गांधी के हाथ में थी, तो इस बार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए किसे कमान दिया जा सकता है कांग्रेस की तरफ से?
देखिए, कमान तो प्रियंका गांधी के छोड़ने के बाद में उत्तर प्रदेश के महासचिव और प्रभारी थे। उसके बाद में अविनाश पांडे को जिम्मेदारी दी गई थी और अविनाश पांडे ने बखूबी जिम्मेदारी निभाई भी। अविनाश पांडे ने पहले अजय राय के साथ मिलकर अकेले चुनाव लड़ने की हुंकार भरी, फिर मौका आया तो उन्होंने गठबंधन किया और फिर उपचुनाव में भी जिस तरीके से कांग्रेस ने पहले 4 सीटें मांगी, फिर एक भी सीट पर चुनाव लड़ी और अविनाश पांडे जो यूपी के प्रभारी हैं वो सामने आए। ऐसे में अभी तो अविनाश पांडे भी प्रभारी हैं, लेकिन 2027 में किसके प्रभार में कांग्रेस चुनावी मैदान में कूदती है, ये अभी समय बताएगा। बिल्कुल रमन, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस की नई कमेटियों के गठन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 6 प्रभारियों को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। आपको बता दें, सक्रिय नेताओं को चिन्हित करने के लिए रिपोर्ट भी मांगी गई। वहीं पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों के नाम पर भी विचार को लेकर इस कमेटी में गठन किया जाएगा। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। दौसा जिले में बोरवेल में गिरे 5 साल के बच्चे को बचाने का जो अभियान है वो बुधवार यानी आज भी जारी है। अधिकारियों ने बताया कि बीती रात बच्चे की हरकत आखिरी बार कैमरे में नजर आई थी। उनके अनुसार जिस बोरवेल में बच्चा फंसा हुआ है उसमें पाइप के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि बोरवेल के समांतर कई अर्थ मूवर और ट्रैक्टर की मदद से खुदाई की जा रही है ताकि एक छेद बनाया जा सके और बच्चे को बाहर निकाला जा सके। आपको बता दें कि दौसा जिले के पापडाडा में थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर 5 वर्षीय आर्यन खान, जो आर्यन नाम के बच्चे जो था वो खेत में गिर गया था। आर्यन मां के सामने ही खेलते खेलते खेत में गिर गया। अब इस घटना को लेकर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट बताई जा रही है। वहीं देसी से लेकर सभी तरह के जुगाड़ जो है बच्चे को बचाने के लिए किया जा रहा है। काली खाड़ बोरवेल हादसे के तीसरे दिन जो है राहत बचाव कार्य है वो उसमें भी तेजी देखने को मिला है। वहीं आधुनिक तकनीक की पाइपलाइनिंग मशीन से अब कुईनुमा बोरवेल खोदा जा रहा है। तो दौसा में जो हादसा हुआ था उसे लेकर अभियान जो है वो लगातार जारी है। आर्यन नाम के बच्चे की रेस्क्यू जो है वो लगातार जारी बताई जा रही है। जैसा कि आप सब लोग कल से ऑपरेशन को जो है इसको देख रहे हैं, आप सब भी इसके साक्षी हैं। कल हमारे यहाँ पे पाइलिंग मशीन मौके पे पहुँच गई थी और रात को तकरीबन 3 से 3:30 बजे के आसपास हमने पाइलिंग मशीन से काम स्टार्ट करवा दिया था। स्टार्टिंग से ही हमने दोनों पैरेलल ऑपरेशंस चलाए थे। पहले में तो जिसमें कि हम उसको डायरेक्टली जो होल था उसी के माध्यम से हम बच्चे को बाहर निकालने के प्रयास कर रहे थे। ऑल्दो वो प्रयास अभी भी जारी है। उसमें चैलेंजेस हैं क्योंकि होल अलग अलग डाया का है नीचे तक और बच्चे को पकड़ना बांधने की कई समस्याएं आ रही थी। पैरेलली हमने जो है एक वर्टिकल ड्रिल जो कि पाइलिंग मशीन हमारी कर रही है उससे हमने स्टार्ट करवा दिया है। तो 42 घंटों से फंसा हुआ आर्यन का रेस्क्यू जो है वो लगातार जारी है। आपको बता दें अर्थ मूवर और ट्रैक्टर की मदद से उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। शाम तक माना जा रहा है कि खुशखबरी आ सकती है। तो 42 घंटों से आर्यन नाम का बच्चा फंसा हुआ है जिसका रेस्क्यू कार्य लगातार जो रेस्क्यू है वो जारी है। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मेरठ से है जहां रेस्टोरेंट में आई एक एनआरआई महिला के साथ बदसलूकी की गई। बता दें यूके में रहने वाली आलिया नाम की एक महिला हिजाब पहनकर रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों से मिलने पहुंची थी जहां उसके साथ बदसलूकी हुई। वहीं आलिया ने बताया कि उनके हिजाब पहनकर आने को लेकर मैनेजर को गुस्सा आ गया और महिला मैनेजर ने उसके साथ बदसलूकी भी की। इसी बात की शिकायत उन्होंने लाल कुर्ती थाना पुलिस में भी की है। तो हिजाब पहनकर रेस्टोरेंट में पहुंची महिला के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। महिला ने मैनेजर पे आरोप लगाया है कि वो हिजाब पहन के आई इसलिए उनके साथ बदसलूकी की गई। एनआरआई महिला बताई जा रही है।
रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार से उनके दिल्ली स्थित आवास पर बैठक की है। बैठक में इंडिया गठबंधन को लेकर ठोस रुख अपनाने और रणनीति बनाने को लेकर भी चर्चा हुई। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी अकेले ही लड़ेगी। इस चुनाव में कांग्रेस के साथ किसी भी गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन की चर्चाओं को दरकिनार करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर ये साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी जो है अपने दम पर ही अकेले चुनाव लड़ेगी। तो यूपी से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिजली वितरण निगम के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बिजली कर्मियों ने विरोध के बाद आज बैठक का ऐलान किया है। यूपी और चंडीगढ़ में निजीकरण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया गया है। आपको बता दें, निजीकरण के खिलाफ NCCO/EEE की बैठक होगी। तो यूपी में बिजली वितरण निगम के निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों ने जो काली पट्टी बांधकर विरोध किया था, उसको लेकर आज बैठक होने वाली है। वहीं कार्यालयों में नारेबाजी भी की गई थी। बिजली सप्लाई और अन्य विभागीय कार्यों में बाधा पहुंचाए बगैर काली पट्टी बांधकर निजीकरण के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। उसी को लेकर आज लखनऊ में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स की आज बैठक होने वाली है, जिसमें यूपी और चंडीगढ़ में निजीकरण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान भी किया जाएगा। तो निजीकरण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जा सकता है। जो इंजीनियर एसोसिएशन है वो बैठक करने वाली है। बिजली कर्मियों का जो विरोध था उसको लेकर आज लखनऊ में बैठक होने वाली है। तो निजीकरण के खिलाफ NCCO/EEE की आज बैठक होने वाली है। तो बिजली कर्मियों के विरोध के बाद आज लखनऊ में बैठक होने वाली है। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया, साथ ही सुविधाओं की जानकारी भी ली और जरूरतमंद को कंबल, भोजन और बच्चों को खिलौने और चॉकलेट भी बांटे। इसके साथ ही भीषण ठंड और शीतलहर से बचाव के लिए पहले चरण में 4 लाख लोगों को प्रदेश में कंबल भी वितरित किया गया। वहीं वितरित करने के लिए हर जिले में पर्याप्त धनराशि भी जारी की गई है। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि गोरखपुर महानगर क्षेत्र में जरूरतमंदों की सेवा और सुविधा के लिए 3 और रैन बसेरा बनाया जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया, जरूरतमंदों को कंबल और भोजन भी बांटे। इसके साथ ही सुविधा के लिए 3 और रैन बसेरे बनाए जाने का आदेश भी दिया। तो अधिकारियों को ये आदेश दिया गया है कि ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंदों के लिए 3 और रैन बसेरा बनाया जाए। सभी को कंबल और भोजन भी बांटे गए। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मूंगफली की सरकारी खरीद पर खुल्लम खुल्ला लूट। एमएसपी रेट को लेकर चल रही बंदरबाट और व्यापारी अधिकारियों का गठजोड़ जो है वो सरकारी खरीद पर भारी पड़ रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नोएडा में सड़कों पर किसान, तो कहीं खाद के लिए भिड़ते दिखे किसान। तो कहीं मूंगफली की सरकारी खरीद में खुल्लम खुल्ला लूट का आरोप। मगर सपा को भा रही सिर्फ संभल वाली सियासत।
संभल में मचा कोहराम तो विपक्ष की सियासत की जिद नेताओं को सड़क पर ले आई, मगर इसी विपक्ष को किसानों की पीड़ा नजर नहीं आई। यूपी में विपक्ष की भूमिका निभा रही सपा के लिए भले ही संभल आज सियासत के लिहाज से सबसे बड़ा मुद्दा हो, मगर किसानों की पीड़ा, उसके दुख और आंदोलन के साथ कोई खड़ा नहीं दिखा। जी याद कीजिए, शंभू बॉर्डर किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, विपक्ष गायब रहा। नोएडा में किसान सड़कों पर उतरे मुआवजे की मांग को लेकर, मगर विपक्ष गायब रहा। याद कीजिए, यूपी में हाल ही में सूबे के कोने कोने से खाद की किल्लत को लेकर आपस में भिड़ते किसानों की तस्वीरें खूब वायरल हुई, मगर विपक्ष गायब रहा। इतना ही नहीं, मूंगफली में सरकारी खरीद में लूट के आरोप तक लगे, मगर विपक्ष गायब रहा। ऐसे में सवाल ये कि धर्म के आधार पर राजनीति में मुद्दों के चयन में संभल जरूरी है, मगर किसान मजबूर है। सपा को संभल जाना जरूरी लगता है, मगर किसानों का मुद्दा गैर वाजिब क्यों लगता है? यही आलम, यही तस्वीर कांग्रेस के साथ दिखाई देती है। अब नया मामला आया है मूंगफली की सरकारी खरीद में खुल्लम खुल्ले लूट के आरोप का, जहां एमएसपी रेट को लेकर चल रही बंदर बाट के आरोप लग रहे हैं। व्यापारी और अधिकारियों के गठजोड़ सरकारी खरीद पर भारी पड़ रहा है। बकायदा डीएम झांसी अविनाश कुमार ने छापा तक मारा, तो वहीं मोहबाद जिले के चरखारी सीट से बीजेपी के विधायक बृजभूषण राजपूत गुड्डू अधिकारियों की क्लास लगाते दिखे। बीजेपी के विधायक बृजभूषण राजपूत तो सरकारी खरीद केंद्रों पर मौके पर मुआयना करने तक पहुंच गए, यानी मामला गंभीर है, मगर विपक्ष यहां भी नदारद है। ऐसे में सवाल ये है कि किसान अगर परेशान हैं, तो फिर विपक्ष के लिए संभल का मुद्दा जरूरी है, तो किसानों का मुद्दा क्यों गैर जरूरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।